अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान का बहुत अहम मुकाबला इस वक्त जारी है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान अगर आज ये मैच हार गया तो तकरीबन पाकिस्तान के चांसेस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर मामला जाएगा रन रेट पर और पाकिस्तान का रन रेट इस वक्त मनफी है और पाकिस्तान को डिपेंड करना पड़ेगा और कई नताइज पे कि क्या कोई टीम हारे तो पाकिस्तान का चांस बने। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान आज का मैच जीते और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं वो ज्यादा है ये मैच जीतने के, क्योंकि 271 रन के ताकुब में इस वक्त साउथ अफ्रीका 180 144 है। रन रेट बहुत अच्छा है क्योंकि सिर्फ 28.3 ओवर हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 89 रन चाहिए पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए, जबकि इस वक्त 21.2 ओवर्स बाकी बचे हैं। दो सेटल बैट्समैन इस वक्त विकेट पर है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो इसके बाद के खिलाड़ी हैं उसमें एक ऑलराउंडर और बाकी टेल एंडर्स हैं, तो अगर विकेट यहां से हासिल की जाए एक दो तो शायद पाकिस्तान इस मैच में दोबारा वापस आ सकता है। इस पर हम बात करेंगे मजीद, आज जो बैटिंग रही और इस वक्त पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं। सिकंदर बख्श साहब इस वक्त मौजूद हैं और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सिक भाई, मैच कहाँ देख रहे हैं, 50-50 है या आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी है इस वक्त साउथ अफ्रीका का? थोड़ा सा तो उनका भारी है, मगर देखो दो अच्छी विकेटें मिल गई ना। मगर देखिए एक चीज, अब अगर आप मैच देख रहे हो एक बार, तो आप ये देखो कि कोई स्लिप नहीं लगाई हुई। हमने तो विकेटें लेनी है ना, हमने उनको आउट करना है विकेट लेकर, तो हमें एक स्लिप तो रखनी चाहिए। और हम, ऐसा लगता है बाज वक्त कप्तान चाह रहा है कि कोई विकेट खुद ब खुद गिर जाए और हमें जो है मौका मिल जाए आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं होता, आपको अटैक करना पड़ता है। और अब जो भी बॉलर है, इफ्तिखार इज अ गुड बॉलर, जो दूसरे बॉलर्स हैं, इसलिए कभी मैं सफर करके आ रहा हूँ, स्टूडियो से निकला हूँ, तो मैं तकरीबन आधा घंटा सड़क पे था, तो मैंने देखा, शुरू में भी मैं देख रहा था कि स्लिप नहीं लगाई गई। आपको स्लिप रखनी चाहिए। वो मार रहे हैं, मुझे पता है मार रहे हैं, मगर एक स्लिप होती है, एक चांस होता है कि कोई एज लगे तो आप कैच ये पकड़ बड़ी लें। अहम आपने बात तो की, क्योंकि आज जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रहा था तो शाहीन स्लिप में आउट हुए और 44th या 45th ओवर था, तो उस वक्त भी उन्होंने स्लिप रखी हुई थी क्योंकि वो चाह रहे थे कि इनिंग को जल्द से जल्द क्लोज किया जाए। और पिछले मैच में देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से भी यही क्रिटिसाइज हो रहा था कि बड़े आसानी से उनको रन बनाने दिए गए, ना क्लोज इन फील्डर्स आए, ना विकेट लेने की कोशिश की। आज भी अगर हम उनको ओवर्स खेलने देंगे तो वो तो आसानी जीत जाएंगे। देखो यही चीज जो है ना, मैं बार बार, तो पिछले 1-1.5 साल से जो है ना, ये बाबर की कप्तानी का ये एक फ्लॉ है। ये अटैक पूरी तरह नहीं करते। यू वेट के बॉलर आउट कर देगा तो फिर मैं मतलब मुझे फायदा होगा। आपको कराना पड़ता है, ठीक है। बॉलर की विकेट विकेट में अगर सपोज जान नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई एक ऐसी चीज करे, मतलब एक स्लिप है, अगर चले स्लिप नहीं लगा। आपने भी शाहीन का जिक्र कर दिया कि वो स्लिप में आउट हुए थे शमशी की बॉल पे। आप शॉर्ट कवर रखें भाई, ड्राइव के ऊपर वो आपको कैच करें। जब आपके पास ऊपर लड़के चढ़ाते हैं तो वो मारने की कोशिश करेगा, उसमें गलत शॉट मारने के चांसेस बन जाते हैं। खैर एनीवे, अभी भी बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास। दो जल्दी विकेटें मिल जाए तो हम प्रेशर डाल सकते हैं। जिस तरह आपने बताया कि एक ऑलराउंडर है, ये लड़के दोनों अच्छा खेलते हैं। अगर एक और कोई बैट्समैन है उसके अलावा, फिर हमें बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। जी, तो लेट्स सी रजाक कि साहब क्या भी होता है। हमें मगर ज्वाइन कर चुके हैं। रजाक साहब, क्या लग रहा है, 6 विकेट यहाँ पे लेना जरूरी है? ये वो गेम नहीं है जिसको बाबर सोचे कि डीप लेके जाना है, तो यानी कि जो आपके मेन बॉलर्स हैं उनसे बॉलिंग करवानी है और जल्द से जल्द विकेटें लेनी है, जिसके लिए अटैकिंग फील्ड होना भी जरूरी है। डेफिनेटली देखें, ये तो शुरू से हम कहते आ रहे हैं और थोड़ा सा हम इस चीज़ में है कि हम बैटिंग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और स्टिल हमने कोई 40-50 रन इस विकेट पे कम किए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा कर सकते थे। क्योंकि 38 ओवर तक हम शदाब और साउथ खेल रहे थे, तो 12 ओवरों में हमने बहुत ही कम रन किए हैं। तो ये एडवांटेज हमने दिया है उनको। जो प्रेशर पड़ता है स्कोर का, 300 से ऊपर का स्कोर का प्रेशर, वो हमने नहीं डाला। अब ये चीज़ें हम सुनने में आ रही हैं, विकेटें मिल जाए, विकेटें तो मिल विकेटें जब मिलती हैं तो डेफिनेटली आप जीतते ही हैं। अब 3-4 विकेटें यहाँ मिल जाएंगी तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। वो तो सिंपल सी बात है। इसमें ये तो कोई फार्मूला नहीं है। बात ये है आपकी अप्रोच की, कि आपने बैटिंग में क्या किया, किस इंटेंट से खेले हैं। आपने शुरू से मैच खराब किया आपने बैटिंग में, फिर बॉलिंग पे डाल देते हैं जी विकेटें मिल रहे, विकेटें मिल रहे। हमारी आज लक चल रही है, मैं आपको सही बताऊं। हमारे किसी बॉलर ने कोई ओवर नहीं किया अभी तक, जी, किसी बॉलर ने कोई ओवर नहीं किया। हम वो खुद बैट्समैन जो गलत शॉटें मार के आउट हुए हैं, हमारी लक की वजह से हमें विकेटें मिली हैं। अदरवाइज ऐसा आउट नहीं हुआ कि हम ये कह सकते हमारे बॉलर ने आउट करके दिए। जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बैटर्स जो आउट हुए हैं वो बड़े शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए हैं। अब बैटिंग को आज कैसे देखते हैं रजाक साहब, क्योंकि मिडिल ओवर्स में
आज फिर भी बेहतर इंटेंट नजर आया। विकेट्स गिर रहे थे लेकिन रिजवान ने तेज खेला, सऊद शकील अच्छा खेल रहे थे, शादाब ने अच्छा खेला और ऐसा लग रहा था कि रन रेट आज भी जो है पाकिस्तान का बेहतर है। और अगर हम फिनिश कर देते, क्योंकि सबसे बड़ी बात ही हमने पूरे ओवर नहीं खेले, 20 बॉलें भी बाकी थी, एंड में अगर थोड़ा सा सेंसिबली खेलते फिनिश करते तो 300 रन तो बासानी बनाए जा सकते थे। देखिए शहजाद, ये जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं प्लेयर के साथ। एक तो या अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल लो, दूसरा ये कि टीम के लिए खेल लो। तो ये जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही है अपने लिए हो रही है। जिसने भी 50 किया उसने अपने लिए किया, टीम के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि 50 करने के बाद तो आपको फुटबॉल नजर आता है, आप फिर एक एक ओवर 20 रन भी करते हैं तो वो इंटेंट नजर नहीं आती। बड़े सेटिस्फाइंग है ये कि जिन्होंने 50 किया कि जी हमने ये किया, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा हम डिफेंड भी कर लेंगे, पर ये ऐसी क्रिकेट नहीं है। ये क्रिकेट ये सिचुएशन के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक खेली जाती है, आपकी विल पावर पे खेली जाती है। अगर खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान चेजिंग में कर रहा होता, हमारी 4 विकेटें गिरी होती तो हम यहाँ पे ठक्का लगाया होता। हमने कहता नहीं नहीं आराम से खेलें, आखिरी ओवर में देखेंगे, आखिरी ओवर में देखेंगे। तो ये सारी अपनी अप्रोच की बात है। वो जो बॉल मिल रही है वो छक्के भी मार रहे हैं। तो अभी तक हमारे बॉलर ने सो फार इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जिस तरह हम कह सकते, रन भी कंटेन हुए और विकेट भी हमने हासिल की। जी सिख भाई, बैटिंग पर आपका क्या तबसरा है? मिडिल ओवर्स में आज बेहतर इंटेंट नजर आई और शायद इसी इंटेंट से खेलते और एक आध बैट्समैन 50 पे आउट होने की जगह, जहां बाबर और सऊद आउट हुए या शादाब ने 40 किए, वो अगर 80, 90 या 100 करते तो हमारा टोटल बड़ा हो सकता था। क्योंकि आज ये इशू नहीं था कि पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर में जाके 70, 80 बनाना है। आज हम बेहतर रन रेट के साथ खेल रहे थे, फिनिश लेकिन हम नहीं कर सके और 20 बॉलें हमने वेस्ट भी कर दी ऑल आउट होकर। यार देखो शहजाद, मैं पिछले काफी अरसे से कह रहा हूँ कि इफ्तिखार को अपनी जगह पे भेजो, अपनी जगह पे, ठीक है ना, जो उनकी जगह है। आज जो है उनको और भी ऊपर कर दिया भाई। आप हमने उस वक्त बोला था उनको अपनी जगह पे भेजो कि जब आप उनके ऊपर शादाब को, नवाज को, मोहम्मद हाफिज को, उनको भेज रहे थे। आज आपने जो है सऊद शकील को नीचे कर दिया और उसको ऊपर कर दिया। और उसका इंटेंट ऐसा लग रहा था कि उसको कहा गया है कि तुमने जाके छक्के मार दें। वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद छक्के मारने का अटेम्प्ट करा था, उसमें उसने 2-1 मार भी दिए, मगर ये कि फिर उसमें उसी में आउट हो गया। तो आप खामखाई के लिए चीजें नहीं करते। हमने फेजेस में सेंसिबली नहीं खेला, खासतौर पे जो 20 बॉलें थी वो तो हमने वेस्ट कर दी। वो पूरी कर लेते और शायद कोई एक बैटर अगर ज्यादा लंबा खेल लेता, क्योंकि सेट हो चुके थे बाबर भी, सऊद भी, शादाब भी, तो 300 आसानी बन सकते थे इस विकेट पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर पहले मैं बता दूं, इस वक्त आप देखें कि अभी भी स्लिप नहीं खड़ी हुई। हमारे दोनों स्ट्राइकिंग बॉलर्स बॉल कर रहे हैं। अभी हारिस कर रहा है, इसकी भी स्लिप नहीं खड़ी। अब ये देखें, ये अपिश गेंद गया है तो इसको शॉर्ट कवर रखें। मतलब अटैक तो करें ना। आप अटैक नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे यार? आप आउट कैसे करेंगे? आप इंतजार कर रहे हैं बाबर साहब वहां पे बैठे हुए कि कोई आउट हो जाए, तो अल्लाह के नाम पे कोई आउट हो जाए। ऐसे नहीं होती क्रिकेट। अब ये देखें, अभी रिप्ले दिखा रहे हैं, ये अपिश खेला ये बंदा, ठीक है ना। अब आप शॉर्ट कवर वगैरह कुछ तो रखें, एक शॉर्ट कवर रख लें, या खुदा बना कर आप एक मिड ऑन के ऊपर शॉट रख लें। स्लिप नहीं रखना चाहते आप, कहीं तो रखें। आप कैचिंग पे तो किसी को लेकर आए, आप लाइन नहीं रहे। शाहीन बॉल किया उससे पहले, अब ये हारिस कर रहे हैं। आपके दोनों ये बॉलर स्ट्राइकिंग बॉलर्स हैं जो कि आपको आउट करके देंगे, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। मगर देखिए, जो बैटिंग की आप बात करो, मुझे मैं खुद कह रहा था कि इफ्तिखार को ऊपर ला, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि आप सऊद शकील से ऊपर कर दो। अचानक ही आपने उससे भी ऊपर कर दिया। अगर वो आप प्रॉपर नंबर पे आते हैं तो हो सकता है कि सिकंदर साहब, कोई रोल समझ नहीं आ रहा। मतलब 15वें 16वें ओवर में तो इफ्तिखार को भेजना कोई सेंस नहीं बनती थी। उस दिन तो ये डिबेट थी कि आपने शादाब को ऊपर भेज दिया था जब 34वें ओवर में थे, तो आपको चाहिए था उस दिन तो मैक्सिमम यूटिलाइज करते, 34वें ओवर में आते तो अलग बात थी। लेकिन आज शायद तनकीद सुन के उन्होंने कहा नहीं, अब हम 16वें ओवर में भेज देंगे इनको। या तो मुझसे पूछ लिया करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तो उनको कह जा रहा था मुसलसल के भाई इसको अपने नंबर पे भेज दो, दूसरों को ऊपर ना। एनीवे, हमने थोड़े रन्स कम किए हैं, मगर ये कि आज की पिच पे कुछ नहीं था सिवाय इसके कि अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते हैं तो वो अच्छा तेज आता है, जैसे ये आ रहा है। अब इसके अंदर भी आप गली तो रख सकते हैं ना। आप कुछ तो कहीं कैचिंग के ऊपर किसी को तो रखें। आपने कैचिंग ही में नहीं रखा हुआ। आपकी एक नॉर्मल फील्ड है, पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, थर्ड मैन है, स्क्वायर लेग है। क्योंकि अब वो टाइम है कि बैट्समैन चांस ले, अगर छक्का चौका मार दिया तो वेल प्लेड, अदरवाइज क्योंकि अगर आप सिंगल देंगे तो फिर तो कोई रिस्क ही नहीं है ना। आपने उनको कोशिश करनी है कि वो रिस्क लें और रिस्क में आउट हो तो ही गेम बन सकेगा। यहाँ पे रज़ाक साहब, ये मसला इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट वैसे जो हमारी बॉलिंग में रहा है वो स्पिनर्स का भी है। एक तो शुरू में शाहीन शाह अफरीदी वो विकेट नहीं ले पा रहे, जो हमने देखा है पिछले 1-2 साल में वो करते आए हैं, वो तो इशू है। लेकिन देखें, आज भी शमसी ने 4 विकेट लिए। हर मैच में हम देख रहे हैं जैम्पा ने उस दिन इंपैक्ट क्रिएट किया। जब हमारे स्पिनर्स आते हैं ऐसा लगता है ना तो वो लाइन और लेंथ पे बॉल करते हैं, ना तो वो बॉल में कोई ग्रिप है, ना टर्न है।
बिल्कुल ही फ्लैट है हमारे स्पिनर्स, और वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस वर्ल्ड कप में हमारे लिए। देखो आज तो मैं समझता हूँ गुल्लक हो गई है हमारी के शादाब अनफिट हो गए और सामा मीर उनकी जगह बॉलिंग करने के लिए आ गए। तो ये भी कोई हो सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्लानिंग है ये भी कि बैटिंग शादाब कर लिया करे, बॉलिंग सामा मीर कर लिया करे। तो ये बड़ा अच्छा रूल बनाया हुआ है, लेकिन जो वो भी बना बेचारा हुआ है। गिर गया था, कंकशन पर की वजह से ओवरऑल उनको बाहर किया गया है। हाँ जी, अच्छी अच्छी बात है ना, वो हर मैच में लग सकता है कुछ ना कुछ, तो कोई हो सकता है। एनीवे, पर ये देखें बात ये सारी अपनी अप्रोच की, और जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं ये हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड नहीं है, और इस तरह की पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं खेलती जिस तरह इस टूर्नामेंट में खेल रही है। बिल्कुल ही पैनिक होके, बिल्कुल ही ऐसे खेलते हैं जैसे हम 10 ओवरों से लेकर हमारे जो 30-40 ओवर तक होते हैं, हमने क्रिकेट बिल्कुल वहाँ पे मैच बहुत खराब कर देते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखें, वो भी तो खेल रहे हैं, उनके 30 ओवर में 190 स्कोर हुए हैं, तो पाकिस्तान के 30 ओवर हम क्यों 30 ओवर में 135-40 पे खड़े होते? तो फिर हम कहते हैं कि आखिरी 10 ओवर में कर लेंगे। इफ्तिखार को भी इन्होंने यूज़ किया है। एक बंदे को रोल दिया जाता है कि यार कि आपने इस रोल पे रहना है। अगर उसको पिछले मैच में हिटिंग हुई है, उसके आखिरी ओवर में हिटिंग की है, तो उसको वहीं पे रहना चाहिए। आफ्टर 35 ओवर इफ्तिखार के ओवर शुरू हो जाते हैं, कोई विकेट गिरती है। तो ये एक रोल उसको दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी नया बॉल करने भी आगे वो, फिर अर्ली ऑन बैटिंग करने के भी लिए आगे। हमने तो ये कहा था आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, वो तो ज़्यादा उन्होंने बॉक्स ही खोल दिए सारे। अब तो ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये भी आउट ऑफ द बॉक्स होता है। जी, और कल मैं उस पर आता हूं, जो पीसीबी ने एक आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट भी जारी किया, जरा उस पर भी बात करते हैं। लेकिन रज़ाक भाई, क्या खबर है? फ़खर ज़मान के हवाले से कहा जा रहा था शायद वो फिट हो गए, कल नेट्स में उन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की है और वो आज ओपन करेंगे इमाम की जगह। आपके ख्याल में क्यों ये फैसला नहीं किया टीम ने? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ फ़खर को खेलना चाहिए, और इस मैच में तो डेफ़िनेटली फ़खर का खेलना बनता था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, हर प्ले पे बैड पैच आता है। इमाम भी बड़े अच्छे होंगे, अब्दुल्ला शफीक भी बड़े अच्छे होंगे, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आपकी आपकी एक लक होती है कि उस दिन आप नहीं चल रहे, आपको पता चल गया कि जी इस वर्ल्ड कप में हमारे लिए मुश्किल हो रहा है रन्स होने के लिए, तो आप खुद कह दें कि जी मुझे ड्रॉप कर दिया जाए, फ़खर को मौका दिया जाए। फ़खर भी खेलने के लिए हो सकता है कि इन पिचों पे जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा-सा शॉर्टर लेंथ बॉल भी बॉल निकलता है, फ़खर हो सकता है शॉट्स खेलने चलाएँ। हमारे बैट्समैन बैट ही नहीं चलाते। बात ये है कि हम वेट कर रहे होते हैं कि जी मुँह में बॉल मिलेगा तो हम उसको छक्का मारने की कोशिश करेंगे, बैट नहीं चला रहे। जब बैट नहीं चलाएँगे तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता बॉलर पे, बॉलर हमेशा आपके ऊपर चढ़ा रहेगा। तो फ़खर का ऐसा प्लेयर है कि उसको तो मैं नहीं समझता कि बाहर बैठाना चाहिए। वो तो अगर टीम में है, 15 की टीम में, तो उसको हर मैच खेलना चाहिए। जी, क्योंकि इमाम ने, वैसे अगर आप सिकू भाई उनका बैटिंग रिकॉर्ड देखें तो एवरेज भी अच्छा नजर आता है, डिसेंट स्ट्राइक रेट है, लेकिन बैटर जब रन्स करता है तो उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। रोहित शर्मा आके 50-60 भी करेगा, एक इम्पैक्ट होता है जो कि पूरा गेम बना देता है। हमें नहीं नजर आ रहा हमारे ओपनर्स जब स्कोर भी करते हैं तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑपोजिशन है वो बैकफुट पे जाए या उनका कॉन्फिडेंस लो हो। उनको पता है कि ये रन्स कर रहे हैं, अभी आउट होंगे तो फिर हम काबू कर लेंगे। देखिए, अभी आप बात करें तो वो एक और अनफिट हो गया, मुझे लग रहा है उसके हैमस्ट्रिंग खिंच गया या उसका काफ मसल का हो गया मोहम्मद वसीम का। खैर एनीवे, वो तो देख रहे हैं। देखिए, आज बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ रज़ाक से कि आप आज फंसे हुए थे। क्या इमाम को खिलाना ज़रूरी था? आप खिला देते फ़खर को यार, जब लेकर गए हो, अब वर्ल्ड कप है, लेकर गए हो, चांस तो ले लो। आपने कुछ नहीं किया, जी, बिल्कुल। ज़ाया हो गया। अब कोई फायदा नहीं उसको, अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, आज अभी हमारे अगेंस्ट चली जाती है ये चीज, तो उसको कोई जरूरत नहीं है उसको अब खिलाने की। अब इन्हीं को खिलाएं। सही। अब अच्छा खासा वो खेल रहा था। आप लोगों के हवाले से कल सिकू भाई, रज़ाक साहब, पीसीबी ने एक मीडिया रिलीज जारी की थी, क्योंकि मैं आप लोग इसलिए कह रहा हूँ, उसमें साबिक क्रिकेटर्स का भी जिक्र था कि बोर्ड को बड़ा एहसास है कि हमारे जो जज्बात हैं शायकीन के और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिलहाल अपील कर रहे हैं कि आप टीम को सपोर्ट करें। लेकिन जो मजाक खेज बात है इसमें इस बोर्ड ने मैच से एक दिन पहले, क्रूशल मैच से एक दिन पहले, सारी जिम्मेदारी बाबर आजम और इंजमाम उल हक पे डाल दी है कि हमने इनको फ्री हैंड दिया था, इनकी मर्जी की टीम खेल रही है इस वक्त, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। और वैसे तो आवाम से वो अपील कर रहे हैं कि आप सपोर्ट करें, लेकिन खुद इस प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ में ये बोर्ड ने लिख दिया है कि इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर आने वाले वक्त में फैसले किए जाएंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान हार गया तो शायद बाबर आजम को हटा देंगे या किसी और को हटा देंगे। तो ये किस किस्म की सपोर्ट है रज़ाक साहब कि वो शायकीन से कह रहे हैं आप सपोर्ट करें, साबिक क्रिकेटर्स भी सपोर्ट करें, लेकिन बोर्ड ने
उनको एक्सपोज कर दिया है कि ये आपकी टीम है और आपके खिलाफ एक्शन होगा इस वर्ल्ड कप के बाद। जी जी, बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है उन्होंने। अपने आप को सेव करने के लिए स्टेटमेंट है और इसमें तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और सारे मज़े आप खुद ले लेते हैं और जब टीम परफॉर्म बुरा करती है तो आप कह रहे हैं कि सपोर्ट करें। हमें तो अफसोस इस चीज़ का होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने क्रिकेट खेली हुई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ये स्टैंडर्ड नहीं था। आप लोगों को समझ नहीं आ रही। आप समझते हैं कि मेरे हाथ में पावर आई है तो जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। वो तो पावर तो फिर शैतान के पास भी बड़ी पावर है और नमरूद के पास भी बड़ी पावर थी। तो ये बात नहीं होती। आपको नेक नीति से आपको इंसाफ करना है। आपने अभी ऐसे प्लेयर ड्रॉप कर दिए हैं जिनका टीम में होना बहुत ज़रूरी था। आपकी भी लक इसलिए साथ नहीं देती कि आप इंसाफ नहीं करते किसी के साथ। आपको लगता है कि ये प्लेयर टीम में होना चाहिए, हो सकता है कि वो टीम में ना होना चाहिए। जी, तो इस तरह की चीज़ें, ये स्टेटमेंट देना, और वो भी समझ रहे हैं कि एक पाकिस्तान कोई टीम जिस तरह कमेंट खेल रही है, सिकंदर साहब, मुझे आपको क्लोज करना है ये सेगमेंट, जरा कोई कमेंट आप भी कर दीजिए इस कल की प्रेस रिलीज पर। ये इमेच्योरिटी दिखाई है पीसीबी ने। आज उन्होंने एक और जो है तस्वीरें डाली है कि उन्होंने जो है सरफराज से मुलाकात की, धानी से मुलाकात किए और उनको मुबारकबाद दी। भाई ये तस्वीरें देने की क्या जरूरत है इस वक्त? पूरे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये इशू चल खड़ा है कि सरफराज को इसलिए बुलाया, हालांकि पीसीबी कह रहा है हमने इसलिए नहीं बुलाया। वो तो मगर कायदे-आज़म ट्रॉफी डाली जीते। क्यों? जी, अरे भाई वो आप ग्राउंड में मिले थे उसी वक्त मुबारकबाद देते, अब आप दिखा रहे हैं पूरा फेसबुक, सोशल मीडिया ये मशहूर कर दिया कि सरफराज को कप्तान बनाया जा रहा है। क्या करना है आप यार? चलिए जी, इतनी सिख भाई, इस immaturity- मैच पे हम कोशिश करेंगे, अगर दोबारा मौका मिला तो तबसरा करेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर विकेट नहीं लिया साउथ अफ्रीका बआसानी जीत जाएगा। हमारे चांसेस सेमीफाइनल के लिए बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले जब कप्तान बाबर आजम से पूछा गया था कि क्या आप टॉप 4 में पहुंचेंगे, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था, आप सुनिए। क्या उम्मीद रखते हैं कि भारत में एक बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है? यहाँ पे मैं इस चीज़ का सवाल का आंसर नहीं दूंगा। उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको मैं सवाल का जवाब दूंगा। जिसको जो चाहिए होगा मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगा। पंडित कह रहे हैं कि पाकिस्तान 4 में आ जाएगा, आपका क्या हदफ है? सर 4 बहुत नीचे ले गए हैं। अगर मेरे हिसाब से लेंगे इंशाल्लाह नंबर 1 ही आएंगे, इंशाल्लाह नंबर 1 ही आएंगे। मैं बहुत कम चेंजेस करता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सबको इकट्ठा रखा जाए। जब इकट्ठा रखते हैं तो फिर आपको रिजल्ट आते हैं। आपको लगता है कि अच्छे नहीं है, मेरी नज़र से मेरे बेस्ट प्लेयर्स हैं, मेरे बेस्ट स्पिनर्स हैं। जितने भी मेरे स्पिनर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे। ये वही प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने मैच भी जितवाए हैं और ये वही प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से नंबर 1 भी बने हैं। मैंने जितना इन पे इन्वेस्ट किया है, मैं अपने से ज़्यादा उन पे बिलीव रखता हूँ। जो मेरे 15 प्लेयर हैं, मुझे पता है कि मेरी कोर क्या है और कौन से प्लेयर हैं जो मेरे लिए फ़ाइट करते हैं और पाकिस्तान के लिए फ़ाइट करते हैं, और उन पे मेरा आंख बंद करके बिलीव होता है कि ये करके देंगे। वर्ल्ड कप से पहले एटीट्यूड यही होना चाहिए कि हम नंबर 1 आएंगे, आप टॉप 4 की बात ना करें। लेकिन जो प्लान्स थे, जो एग्जीक्यूशन थी, वो नहीं हो सकी और अब खतरा ये है कि शायद हम टॉप 4 में भी ना पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम मैं चेंजेस ज़्यादा नहीं करता हूं, हम कोशिश करते हैं कि प्लेयर्स को इकट्ठा रखें और इसी से रिजल्ट आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है, अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है आउट ऑफ फॉर्म है और आपको पता है कि वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो ये फ़र्ज़ बनता है चेंज करें। इसीलिए शायद 15 खिलाड़ी लेके जाते हैं या फिर और भी ऑप्शन होते हैं। लेकिन आप बहरहाल दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। फिलहाल प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर रेड कार्पेट इस्तकबाल मिलने के बाद कानूनी रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ को एक के बाद एक केस में गिरफ्तारी से छुटकारा मिल रहा है और एक ही हफ्ते में नवाज शरीफ की कई कानूनी मुश्किलें गैर मामूली तौर पर आसान हो गई हैं। जबकि दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को सियासी या कानूनी महाज पर कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा और अब उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया है कि उन्हें इलेक्शन के बाद तक जेल में रखा जा सकता है और हो सकता है कि इलेक्शन के लंबे अरसे बाद भी वो जेल में ही कैद रहें। इमरान खान की कानूनी मुश्किलात में इजाफा और नवाज शरीफ को तेज तरीन रिलीफ मिलने के बाद मुल्क की सियासत में एक बार फिर लाडले और सेलेक्टेड की बहस जोर पकड़ चुकी है। मुखालफी नवाज शरीफ को नया लाडला करार दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के रेड कार्पेट इस्तकबाल पर उंगलियां उठा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ की सियासत में वापसी को निजाम इंसाफ की मौत करार दे रही है। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की कानूनी मुश्किलात तो कम हो रही हैं, मगर इलेक्शन से पहले इमरान खान की सियासत में वापसी नामुमकिन नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइफर केस में इमरान खान की रिहाई और ट्रायल्स रोकने समेत मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर चुकी है, मगर अभी तक कई दरख्वास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा खारिज करने और जमानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है।
अहम बात यह कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पीर को फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने हाईकोर्ट से फर्द जुर्म की कार्रवाई को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया, मगर ट्रायल कोर्ट के जज को हिदायत की कि मुल्जिमान को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर 16 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था, जो आज जारी किया गया है। फैसले के मुताबिक बादिउन नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि वजारत खारजा ने साइफर को डिकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को भिजवाया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है कि दफ्तर खारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। इनके बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं थी। फैसले के मुताबिक इमरान खान केस में एक शरीक मुल्जिम है, सिर्फ एक शरीक मुल्जिम की हद तक FIR कलअदम नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर इमरान खान के कब्जे में है, बिला शक व शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती, बादिउन नजर में मुल्जिम का केस से ताल्लुक बनता है। फैसले में यह भी लिखा गया है कि साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाबंद थे कि वो गैर मुल्की साजिश से अवाम को आगाह करते, मगर हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की इस दलील में वजन नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर वजीर आजम फ़राइज़ सर अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील को भी मुस्तरद करते हुए जमानत और मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जबकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस के ट्रायल पर स्टे ऑर्डर देने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर चुकी है। इलेक्शन से पहले इमरान खान की कानूनी मुश्किलात बढ़ रही हैं, मगर इन्हीं अदालतों से नवाज शरीफ को फौरी रिलीफ मिलता जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड केस में हिफाजती जमानतें दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इन दोनों केसेस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल भी कर चुकी है, जबकि जज मोहम्मद बशीर के एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर चुकी है। इमरान खान की दरख्वास्तें मुस्तरद होने और नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ मिलने पर आज इमरान खान की हमशीरा हलीमा खान ने कहा है कि उन्हें अदालती फैसले पर मायूसी हुई। कहा जा रहा है कि इमरान खान बैरून मुल्क चले जाएं। ये सब लंदन मुआहदे के तहत हो रहा है। इमरान खान को इलेक्शन के दौरान जेल में रखने का फैसला हो चुका है। मायूसी हुई है अपने मैं कहती हूँ कि अदालतों से कि हम कहाँ से इंसाफ मांगेंगे। डायरेक्टली तो हमारे साथ किसी ने नहीं किया, लेकिन बहुत लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप लोग खान साहब को ऐसे कर लें कि बाहर चले जाए, क्योंकि उनकी डीलिंग यही ऑफ़र कर रहे हैं खान साहब को। साबित हो गया, उन्होंने कहा कि लंदन में का प्लान नहीं है, लंदन का अग्रीमेंट था। जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है, और मेरे ख्याल में हमारे कोर्ट्स उस अग्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। और वो अग्रीमेंट ये है, उसका एक हिस्सा ये है कि इमरान खान को और इमरान खान ने 24 तारीख को ये कहा है, उन्होंने कहा कि उनका एक ये हिस्सा है कि इमरान खान को इलेक्शन के दौरान बाहर नहीं आने देना और शायद उसके बाद भी ना आने दें। तो ये जो सारा है उस एग्रीमेंट के तहत हो रहा है। इमरान खान की हमशीरा दावा कर रही है कि इमरान खान को इलेक्शन के दौरान भी जेल में रखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, जबकि आज जियो न्यूज़ के जराये के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर इलेक्शन की तारीख से आगाह कर देगा। जराये के मुताबिक इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख मुतवक्को है, और हुकूमती जराये का दावा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुजज़्ज़ा तारीख पर इंतखाबात करवाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के वकील शुएब शाहीन ने। शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुएब साहब, साइफर केस में इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कल आप लोगों ने दरख्वास्त की थी कि जो फर्द जुर्म आयद की गई है उसको कलअदम करार दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी पिटिशन को मुस्तरद कर दिया, और आज जो जमानत के हवाले से आपकी पिटिशन थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है। और अदालत ने अपने आज फैसले में ये कहा है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर इमरान खान के कब्जे में है, बिला शक व शुबा उनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती, बादिउन नज़र में मुल्जिम का केस से ताल्लुक बनता है, और इस बुनियाद पे जो जमानत खारिज करने की जमानत देने की दरख्वास्त थी उस पिटिशन को मुस्तरद कर दिया है। कैसा देखते हैं इस फैसले को आप?
देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि साइफर का केस बनाना ही ये गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है, और 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। नंबर 1 कि ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई हो गया था। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको 2 दफ़ा ऑलरेडी डिस्कस करके ये साबित किया कि ये इंटरवेंशन थी और उसको डिमार्श करने का हुक्म दिया। नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि कौन सी चीज़ उसने डिस्क्लोज करनी है और कौन सी नहीं करनी। और जब आपके मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी या अदरवाइज खुदा न खास्ता फिजिकल अटैक हो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो उसको डिफेंड करे। लेकिन बदकिस्मती से कि जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको तो हमने मुल्ज़िम बना दिया, और जिस शख्स ने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया शहबाज शरीफ को, और उसको मुद्दाई भी बना दिया। और जिस शख्स ने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। और आपको याद होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग, पहली हुई थी इमरान खान की ज़ेर सरपरस्ती और दूसरी हुई थी ज़ेर सदारत शहबाज शरीफ। पहली मीटिंग में भी और दूसरी मीटिंग के दोनों के मिनट्स जारी हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, और डिमार्च किया गया यूएस एम्बेसडर को। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि जो बाकी किरदार थे कि कौन कौन इसमें मुलव्वस है या नहीं है, उसके बारे में कमीशन बनाया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का रेफरेंस आया है कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ, उसमें भी कहा था कि आपने इंक्वायरी कमीशन बनाना था जो ये फैक्ट्स नरेट करता कि कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस थे। जब जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में इमरान खान ने बनाया तो वो माजरत कर गए और इस दौरान इमरान खान को हटा दिया गया। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स का जिक्र किया, मैं भी इनके ऊपर भी सवाल बनते हैं और उनमें से कई का हवाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी दिया है। एक तो आपने कहा कि डीक्लासिफाई कर दिया था, वो जो डीक्लासिफिकेशन हुई थी वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद हुई थी, जबकि उससे पहले जलसे में जो कंटेंट है इस साइफर का वो इमरान खान साहब मार्च के एंड में 28-29 तारीख को डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा आपने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इंटरवेंशन का जिक्र था लेकिन साजिश का नहीं था, और आज ये फैसले में कहा गया है कि जो पीटीआई के वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि गैर मुल्की साजिश को अवाम के सामने लाते, लेकिन इसमें कहा गया है कि हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि साजिश का कोई एस्पेक्ट नजर नहीं आता। फिर आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन इस फैसले में ये कहा गया है कि एक जलसे से वो खिताब कर रहे थे, वहां पे वो पार्टी लीडर के हैसियत में थे, ना कि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में। देखें, पहली बात तो यह है कि साजिश के बारे में फैसला किसने करना है। इंटरवेंशन तो एडमिटेड है, साजिश के बारे में हाई पावर्ड कमीशन बनना था, और जिस जजमेंट का रेफरेंस दिया है उस जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है। हम 12 एप्लीकेशंस दे चुके हैं कि आप हमारे केसेस ना सुने। उन्होंने जो फैसला किया है उन्होंने गलत फैसला किया है। अच्छा, साजिश के बारे में साजिश है या नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि साजिश के बारे में फैसला कौन करेगा? कोई कमीशन करेगा ना। इमरान खान तो कमीशन के सरबराही उन्होंने एक बंदे को दी और उसके बाद फौरी तौर पर वो हट गए, और ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की थी अंडर द इंक्वायरी एक्ट 2017, और वो जिम्मेदारी उन्होंने अदा नहीं की। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि कमीशन बनना चाहिए कि कौन साजिशी किरदार इसमें मुलव्वस है। जज साहब ने ये लिखा है कि वहां जो जलसे से खिताब कर रहे थे वो प्राइम, मुझे बताएं कि वो क्या थे उस वक्त? प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस उनका खत्म हो गया था। वेयरएवर ही इज द प्राइम मिनिस्टर। आपने कहा कि फैसला कौन करेगा? असद मजीद साहब थे जिन्होंने साइफर भेजा था, उनका भी इस केस में 161 का बयान मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं थी, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से इस साइफर के कंटेंट को पब्लिक के सामने लाया गया उससे हमारे जो गैर मुल्की ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हुए हैं, जो पाकिस्तान के कोड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते थे। तो असद मजीद साहब जिन्होंने साइफर भेजा वो भी यही बात कर रहे हैं कि इसमें कोई साजिश का एलिमेंट तो नहीं था। देखें, पहली बात तो यह है कि असद मजीद ने यह साबित नहीं करना था कि साजिशी किरदार कौन है। साजिशी किरदार तो आपके पाकिस्तान में मिलेंगे ना। उसने तो वो कम्युनिकेशन की है जो 2 ऑफिशियल मीटिंग ऑफ द डिप्लोमेट्स के दरमियान हुई है। उसमें लिखा क्या है? आज इंटरसेप्ट की स्टोरी आने के बाद तो हर चीज खुल गई है। उसमें लिखा है कि इमरान खान को हटा दो जमात तहरीक के जरिए, अदरवाइज आपको पाकिस्तान को नताज भुगतना पड़ेंगे, वरना हम आपको माफ कर देंगे। मुझे ये बता दें, इसमें साजिशी किरदार तो आपने ढूंढने हैं। वो क्यों लिखेगा कि ये कौन साजिश था, कौन साजिश में मुलव्वस नहीं था, है या नहीं है? साबित सिर्फ ये करना है कि क्या उसके कंटेक्स्ट जो उसने लिखा है वो दुरुस्त है या नहीं है। जिस दिन असद मजीद आएगा, आपका ख्याल है क्रॉस एग्जामिनेशन उसके ऊपर होगी, वो क्या कहेगा कि ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी? वो क्या कहेगा कि मैंने नहीं कहा कि डिमार्च करो? वो क्या कहेगा कि मैंने ये नहीं कहा कि जनाब वो मुझे ये कह रहा है कि इमरान खान को हटा दो, अदरवाइज आपके खिलाफ पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और आपको क्या चाहिए? आपको तो ये 1-4 लाइनें चाहिए। अच्छा, जहां तक कोर्ट की बात होती है,
पाकिस्तान की तारीख हो या दुनिया में कभी भी कोर्ट्स जो है वो परमानेंट नहीं रहते, पीरियडिकली आप उसको चेंज करते हो, और कोडेड फॉर्म में तो कभी अच्छा, किसी शिव जगह सैनी पे सर, जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं कंटेंट इस साइफर का, जिसमें कहा था भुगतने के लिए तैयार हो जाए, इस तरह की लैंग्वेज तो नहीं इस्तेमाल की गई थी। लेकिन एक अहम नुकता जो आज इस जजमेंट में भी उठाया है और जिसका खुद एतराफ इमरान खान साहब कर चुके हैं, वो ये कि साइफर अब उनके पास मौजूद नहीं। वो कहते हैं पता नहीं कहां चला गया, गुम हो गया। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जब आपको साइफर मिलता है, आपको वापस करना होता है, उसकी जो बाकी कॉपीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। तो इसमें तो इमरान खान साहब खुद कह चुके थे पता नहीं गुम हो गया साइफर। तो ये तो जिम्मेदारी थी ना बतौर वजीर आजम को वो साइफर वापस करते। पहली बात तो ये है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर को दिखाता है और उसके बाद अपनी फाइलों में वापस लगाता है। आजम खान ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ट्रेस करो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहां गया है कोई डॉक्यूमेंट, किसने उठाया है, मुझे बताया चीफ जस्टिस के दफ्तर से उसका कोई चपरासी कोई एक डॉक्यूमेंट बंद कर देता है, निकाल देता है या उठा लेता है, कौन जिम्मेदार है? चीफ जस्टिस को आप जेल में बंद कर देंगे? प्राइम मिनिस्टर का क्या एक क्लर्क है, क्या कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड कीपर होता है? अजीब सी बात है। ये जज साहब ने भी कैसे लिख दी, और ये मुकदमा बनाने वाले भी कमाल हैं। क्या FIA का एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो फैसला करेगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि टू डिसाइड कि फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए और कौन को कौन सी बात बतानी है या नहीं बतानी है। FIA का एक असिस्टेंट डायरेक्टर कह रहा है नहीं प्राइम मिनिस्टर का फैसला मैं नहीं मानता, प्राइम मिनिस्टर मुजरिम बन गए। तो शोएब शाहीन साहब, अब इस केस से मुतालिक जितनी भी आपकी पिटिशंस थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी। आपने कहा जेल में उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, वो आप पब्लिकली करें, वो भी मुस्तरद हो गया। इंडाइटमेंट को चैलेंज किया, वो भी मुस्तरद हो गया। आज जमानत भी नहीं मिली। अब इमरान खान के ट्विटर हैंडल से आज एक मैसेज कन्वे किया गया है उनकी फैमिली के जराए से, जिसमें एक तो उन्होंने बात की है कि लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट के हवाले हो रहा है। फिर उन्होंने ये बताया है कि तमाम केसेस मेरे खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जान को खतरा है, पहले भी मुझ पे हमले हो चुके हैं और मुझे स्लो पॉइजन देके कत्ल किया जा सकता है। इसके बाद उनकी बहन अलीमा खान ने भी आज ये बात की है कि ये जो सारा प्लान है लंदन प्लान, ये अदालतें भी उसका हिस्सा हैं और हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो अदालतें इस वक्त फैसले कर रही हैं वो भी किसी प्लान का हिस्सा है? अदालतें ने तो माजी में आपको रिलीफ दिया है इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो तोशा खाना का जो फैसला था वो भी आपके हक में आया, उसमें सस्पेंड हुई है उनकी सजा। पहली बात तो यह है कि तोशा खाना वाले केस में जस्टिस आमिर फारूक साहब रहे हैं इनको सजा दिलाने में। जो केस भी आया, जब हमने कहा कि हमें हुमायूं दिलावर पे ट्रस्ट नहीं है, इन्होंने कहा कि नहीं। जब हमने कहा कि जो हम पिटीशन लेकर आए उसको पेंडिंग करते रहे, नोटिस करते रहे और नीचे से केस को फाइनलाइज करा लिया। दूसरी बात मुझे ये बता दें कि जब जस्टिस नसीम हसन शाह आकर के मीडिया पे आकर के ये बात को एडमिट कर सकता है, दी देन जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दी सब्सिक्वेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि हाँ जी हमारे पास बहुत ज्यादा दबाव था और हमें गलत फैसला करना पड़ा, जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कहा था, तो मुझे बताएं कि इधर नहीं हो सकते क्या? माजी में मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर आज तक हमारे जजेस का कंडक्ट कोई ऐसा रहा है जहां हम 100% कह सकते हैं कि नहीं जनाब कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए? नहीं तो साहब, इससे पहले मुझे याद है इमरान खान ने खत लिख के अदम एतमाद का इजहार किया था। एक मैं सवाल मैं मुकम्मल कर लूं। एक जज के बारे में हम बारहा कह चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं कि आमिर फारूक के अलावा यहाँ 7-8 जजेस दीगर हैं, इनमें से किसी को दे दें। पेशावर हाई कोर्ट के 25-30 के करीब जजेस हैं, उनको दे दें। लाहौर हाई कोर्ट के 60 के करीब जजेस हैं, उनको दे दें। हमें इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मुझे बताएं। लेकिन शोएब शाहीन साहब, और मैं सवाल करूं, क्योंकि आपने कहा कि उन पे ट्रस्ट नहीं है आपको। मुझे याद है इमरान खान ने इस हवाले से एक खत भी लिखा था। लेकिन इसके अलावा आप जितने केसेस हुए हैं, आपकी एक वकला की फौज जाती है, मैंने किसी केस की समाअत के दौरान ये सुना नहीं है कि आपने बेंच पे एतराज किया हो या अदम एतमाद का इजहार किया हो। अगर आप करें तो फिर वो जज की स्वाबदी दे के वो बेंच छोड़े या ना छोड़े, लेकिन आप लोगों की तरफ से जब ये केस आर्ग्यू होता है तो किसी ने एतराज नहीं किया है, किसी ने अदम एतमाद का इजहार नहीं किया है उन पर। देखें, हमने लिख के दिया है, इनको भी लिख के दिया है, उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया रजिस्ट्रार ने। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद उन्होंने उसको डिसाइड कर दिया कि नहीं जी ये ऑब्जेक्शन दुरुस्त है। उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 186A की पिटीशन भी फाइल कर दी है कि आप मेहरबानी कर दें इस्लामाबाद के किसी जज को ना दें, अगर ऐसा ही कोई मामला है। तो बात यह है कि हम तो नो ट्रस्ट रिस्पेक्ट के साथ कोर्ट को लिख के दे सकते हैं, और जो हमने लिख के दिया है। और इमरान खान बारहा ये बात कह चुका है और हर दफा हम ये कहते हैं कि आप ना सुने। इनके अलावा कोई एक मिसाल थोड़ी है। मुझे आपको याद है टेरियान वाला केस,
8 महीने हो गए हैं। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने फैसला कर दिया, वेबसाइट पे आ गया, उसके बाद इन्होंने एक उसको साइट पे लाइन कर दिया और कर दिया जनाब एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, नहीं जी हम इसका फैसला बाद में करेंगे। इट इज जुडिशियल मिसकंडक्ट। अलीमा खान साहब ने भी ये कहा है कि हमें अदालतों से अब कोई उम्मीद नहीं है, हम फिर भी अपने केसेस लड़ते रहेंगे। साथ में वो ये कह रही हैं कि इमरान खान को पता है कि इलेक्शन तक उनको जेल में रखा जाएगा, बल्कि शायद मुमकिन है कि इलेक्शन के कुछ अरसे बाद तक भी, एक लंबे अरसे तक बल्कि उनको जेल में रखा जाएगा। तो आपको भी यही लग रहा है कि कानूनी रिलीफ मिलने के कोई इम्कानात नहीं है, इलेक्शन जब होंगे इमरान खान जेल में होंगे, यही फिलहाल मुस्तकबिल नजर आ रहा है उनके केसेस का? नहीं, ये उन्होंने एक इजहार जरूर किया है, लेकिन हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ फौरी तौर पर जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। साइफर के केस में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बहाना है, ये गुलामी की मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। साहब, तो आपने अहम बात कोर्ट में आप चैलेंज कर रहे हैं, वहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर आपको एतमाद है? क्योंकि माजी में जाहिर सी बात है आप लोगों की हुकूमत ने रेफरेंस उनके खिलाफ भेजा, उन पर एतमाद है आपको कि वहां से इंसाफ मिलेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस तरह कंप्रोमाइज होगा कि वो अपनी ओथ की खिलाफ वर्जी करेगा या वो इस तरह का कोई काम करेगा कि जो कि आइन और कानून के खिलाफ होगा। ये बिल्कुल केस बनता ही नहीं है कि ये वैसे भी इसकी 2 साल सजा है जो कि बेलेबल ऑफेंस है। मेरा ख्याल है कि जो कुछ हो रहा है ना, ये पूरा मैनेजमेंट करके की जा रही है। जिस तरह हुमायूं दिलावर के जरिए इन्होंने केस में सजा दिलवाई और ना उस वक्त हाई कोर्ट के फैसले माने गए, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने गए। और मैं समझता हूँ कि जिसके पास भी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद तो नहीं सुनते आमतौर पर, वो बेंचेस में जाता है या वो खुद भी सुने, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई ये मैं नहीं समझता कि वहां से इंसाफ नहीं मिलेगा या जमानत नहीं मिलेगी। सही, आपको वहां से इंसाफ की उम्मीद है। आप जरा ये बताइएगा कि आपके 3 रहनुमा असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और दीगर लोग कल फजल रहमान साहब से मिले हैं। अब क्योंकि जो इन कांटेक्ट होते हैं, या तो फैमिली है इमरान खान की या उनके वकला है, पॉलिटिकल लीडर्स तो वहाँ पे गए नहीं है मिलने के लिए, तो क्या ये मुलाकात उनकी मुशावरत से हुई थी? उनका गो अहेड है कि सियासी मुलाकातें करें, चाहे वो उनके मुखालफिन के से क्यों ना हो? क्योंकि माजी में वो एक बड़ी सख्त लाइन लेते रहे कि किसी सियासी रहनुमा जो हमारे खिलाफ है उनसे हम बात नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये वाली मुलाकात तो कोई सच कोई सियासी मुलाकात थी नहीं। ज़ाहिर है उनके खुशदामन का इंतकाल हुआ था और उस पर ज़ाहिर पाकिस्तान की कल्चर के हिसाब से भी और हमारे मजहब पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई दुश्मन का भी कोई अजीज़ रिश्तेदार फौत हो जाए, ये तो सियासी मुखालफत है। वहाँ ज़रूर अफसोस करने के लिए जाते हैं और ज़ाहिर पख्तूनों की रिवायात के मुताबिक भी वो वहाँ गए हैं। दैट वाज ए टोटली ए प्राइवेट अफसोस के लिए गए थे, इसलिए इट इज़ नॉट ए पोलिटिकल। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, असद कैसर साहब बहरहाल पोलिटिकल कमेटी के भी चेयरमैन हैं और इस पे तो हम बारहा कह चुके हैं, ओनली वन पॉइंट एजेंडा, दैट इज द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसके लिए हम तमाम सियासी जमहूरी ताकतें और स्टेक होल्डर से बात करना अफसोस के लिए गए थे, लेकिन दोनों तरफ से ये कहा गया है कि ये आखिरी मुलाकात नहीं, आगे भी मुलाकात हो सकती है। और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो जो हमने रवैया देखा है सियासी मुखालफिन के साथ, वो इस तरह का नहीं था कि किसी के अगर अफसोस के लिए भी जा रहे हैं तो पूरा वफ्द लेके चले जाए। लेकिन अब तो खैर वो कह रहे हैं कि आगे भी मुलाकातें हो सकती है। तो इमरान खान साहब का गो अहेड है कि अब सियासी एंगेजमेंट्स करें आप तमाम पार्टीज के साथ? देखिए, ये बात तो जब उनका अपना टेन्योर भी था, जब वो यानी जेल में नहीं गए थे या उसके बाद भी, हमने तो मुस्तकिल बुनियादों पर ये कहा है, मैंने टीवी पे भी कई दफ़ा कहा है, मैं उनका पार्टी का तर्जमान भी हूँ, कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं, बट दैट विल बी ओनली वन पॉइंट एजेंडा, दैट इज़ द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसलिए कि हमारी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती मज़ीद एडवेंचर्स और डिसएडवेंचर्स और मिसएडवेंचर्स की, कि आप आवाम को फैसला ना करने दें और सिलेक्ट करके लोगों को सर पे मुसल्लत कर दें। और अपनी चॉइस आवाम चॉइस होनी चाहिए, ना कि किसी मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे सर। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू की ऑडियो लीक का मामला अब अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ता नजर आ रहा है। अहम बात यह कि इन दोनों शख्सियात के दरमियान ये ऑडियो लीक रवा साल फरवरी में सामने आई थी, मगर साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में इस मामले की तहकीकात तो दूर की बात है, बल्कि साबिक चीफ जस्टिस इस मामले पर तहकीकात से पहले ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का दिफा करते नजर आए थे। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद अब तकरीबन 8 महीने बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस मामले का नोटिस लेते हुए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक इनसे जवाब तलब कर लिया है। जबकि आज ही इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा भी लिया गया,
लेकिन उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस खारिज कर दिया गया है। इस मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मतीउल्लाह जान साहब ने। मतीउल्लाह जान साहब, पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के हवाले से बताइएगा, 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस आया, मिसकंडक्ट का ये रेफरेंस था, लेकिन आज जो उनके खिलाफ रेफरेंस है उसको खारिज कर दिया है, क्या वजह है इसकी? शहजाद, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब के चेयरमैन थे, तब उनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक खातून तैयबा गुल जो थी उनके साथ उनकी जो वीडियो थी मंज़र-ए-आम पे आई थी, तो मिसकंडक्ट की ये एक कंप्लेंट थी। तो उस वक्त वो चेयरमैन नैब थे और नैब के कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से उन्हीं इल्ज़ामात पर हटाया जा सकता है कि जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पे किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। मगर मसला ये था कि मिसकंडक्ट के ये जो इल्ज़ामात थे, इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम आइन में दिया गया था, मगर नैब चेयरमैन को हटाने के लिए किसी फोरम की निशानदही नहीं की गई थी। तो जिस पर बाद में नैब के कानून में तरमीम करके ये कह दिया गया कि नैब के चेयरमैन को भी हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकती है। मगर जब तक ये कानून में तरमीम की गई नैब के, तो उस वक्त तक नैब के जो चेयरमैन थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, वो अपने ओहदे से अपनी तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत पूरी करके जा चुके थे। तो इसलिए अब ये कंप्लेंट जो थी वो तकनीकी एतबार से गैर मौसर हो चुकी थी। ये एक बड़ा अजीब मसला है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के ख़िलाफ़ भी और चीफ जस्टिस साहिबान के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट्स जो हैं वो दायर होती रही हैं, मगर जुडिशल काउंसिल ने उनको टेकअप ही नहीं किया और जजेस रिटायर हो गए। तो मेरे ख्याल में अब ये मामला जो है ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है और अब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ अमली तौर पे कुछ भी नहीं हो सकता। तावक्त है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने कवायद में या ये असूली तौर पे तय करे या सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि जो इल्ज़ाम ओहदे पर होते हुए किसी पे लगता है, तो उसके रिटायर होने के बाद भी उन इल्ज़ामात की तहकीकात हो सकती है। क्योंकि अगर वाकई उस शख्स ने वो जुर्म सरजद किया है तो ओहदे पर होते हुए जिस जज को निकाला जाता है वो पेंशन और मुराद से महरूम हो जाता है, मगर जो रिटायर हो जाए ये नहीं हो सकता कि वो पेंशन मुराद भी लेता रहे। बेशक ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कई किस्म के इल्ज़ामात लगे थे साबिक नैब चेयरमैन पर, और आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो हमारे यहाँ कवानीन है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जो दूसरा मामला आज ज़ेर बहस आया वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का था। 8 महीने पहले उनके खिलाफ रेफरेंस आया जिसमें मिसकंडक्ट भी है, उनके खिलाफ और भी इल्ज़ामात लगाए गए। और आपको याद होगा कि जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने तो दिफा किया था एक केस की हियरिंग के दौरान, उन्होंने कहा कि उनको बेंच में शामिल करना एक खामोश पैगाम है, लेकिन आज उनको नोटिस किए गए हैं। अब ये मामला कैसे आगे चलेगा? उनको जवाब उनसे तलब किया गया है, वो अपना दिफा करेंगे इस केस में? जी हाँ, बिल्कुल। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ने शोकाज नोटिस का 10 नवंबर से पहले जवाब देना है और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उस जवाब के ऊपर गौर करने के लिए एक खसूसी इजलास बुलाएगी, और अगर वो जवाब तसल्ली बख्श नहीं होता तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकाज जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी भेज दिया है। और जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान, अब कानूनी तौर पे कवायद के मुताबिक उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को साबित करना है और बतौर एक प्रोसिक्यूटर उन्होंने ये साबित करना होगा अटॉर्नी जनरल ने, बिल्कुल वैसे ही जैसे तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर एक्ट करते हैं। मगर अब देखना ये है कि क्या जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की, अब उस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मज़ीद शवाहिद यकीनी तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि कंप्लेंट्स के अंदर जो प्राइवेट शहरी होते हैं उनको किसी जज के ख़िलाफ़ तहकीकात की इजाज़त नहीं होती, महज कुछ बादी नज़र में या प्राइमा फसाई कुछ शिकायत एविडेंस की बुनियाद पर शिकायत दायर की जाती है। तो अब जो इंक्वायरी में शवाहिद सामने आए हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इंक्वायरी में, तो उन शवाहिद को लगता है कि वो काफ़ी मजबूत शवाहिद हैं, इसीलिए अब बाकायदा शोकाज नोटिस जारी किया गया है। अब देखें अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर इस पे एक्ट करते हैं या नहीं, या फिर उनके कुछ और प्लान हैं अटॉर्नी जनरल। मतीउल्लाह साहब, क्योंकि जब रेफरेंस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ आया था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये बदनीयती पे बनाया गया है, तो क्या ये ऑप्शन भी एक जज के पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे जो रेफरेंस की समाअत होनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? जी हाँ, बिल्कुल, ये ऑप्शन भी ज़रूर मौजूद है, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने अगर कार्रवाई ये जारी है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आइनी दरख्वास्त दायर होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की कमेटी ने ये तय करना है, और वो 3 जज वही हैं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा,
जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन। तो ये जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं। फिर इन 3 जजों की कमेटी ने तय करना है कि आया ये 184(3) के तहत जो दरख्वास्त आई है इसको बेंच के सामने लगाया जाए या नहीं, या फिर शोकाज नोटिस का जवाब जब तक दायर ना हो जाए उस वक्त तक जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ ये कोई आईनी दरख्वास्त जो है। बहुत बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, नहीं शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।